हेलो एवरीवन। अभी कल को मेरे से किसी ने पूछा कि बायोलॉजी में नंबर कैसे बढ़ाए जाएं। तो 2018 में जब भी मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मेरे बायोलॉजी में 337 मार्क्स थे। तो इस लिहाज से मेरी राय थोड़ा मायने रखेगी और मैं इसलिए बता रहा हूँ ये ताकि आप मुझे थोड़ा सा सीरियसली लें बायोलॉजी के मामले में। तो हमने जो किया था मेनली जो मेरे साल रहे थे बीते जिनमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उनमें हमने कोई ख़ास किताब नहीं लगाई थी। मतलब एनसीईआरटी पढ़ी थी और यूनिवर्सल थी मेरे पास बायोलॉजी की, जिसमें लगभग सब कुछ लिखा था। अगर आप उतनी थ्योरी पढ़ लेते तो आप इस दुनिया का मार्क माय वर्ड्स, इस दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते थे। और 3-4 साल में भी उतनी थ्योरी हम नहीं पढ़ पाए थे। फाइनली जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था उस साल हमने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी और कोचिंग के नोट्स पढ़े थे। कानपुर से तैयारी की हमने। तो जो चीज़ एक्स्ट्रा हमने की थी जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुई थी हम वो बताने जा रहे हैं। तो पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हम चाहते हैं कि आप ज़रूर करें कि प्रीवियस ईयर्स में लाइक अभी 2019 भी प्रीवियस ईयर हो चुका है अब। तो दो टाइप के क्वेश्चन बायोलॉजी में बहुत पूछे जाते हैं। वो है एक, पहला तो ये कि 4 स्टेटमेंट दे दिए हैं, इनमें से आप करेक्ट या तो करेक्ट पूछ लेंगे कौन सा है या फिर इनकरेक्ट पूछ लेंगे कौन सा है। तो पहला ये होता है। दूसरा कौन सा है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया है, इसको मैच करो। ये जो दो क्वेश्चन होते हैं ये हमें सबसे ज़्यादा टफ लगते थे, कंफ्यूजिंग लगते थे। बिकॉज पहला तो करेक्ट इनकरेक्ट दिख जाए उन 4 स्टेटमेंट में कि पूछा क्या गया है। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही रहता था। इतने प्रेशर और स्ट्रेस में चीज़ें नहीं समझ में आती कि उन्होंने करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करने वाले होते हैं और कॉलम मैच करने वाले होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हमने इनकी ही की थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने की थी, जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं उन चारों पे रिसर्च की थोड़ा। क्या वो एनसीईआरटी से सीधी लाइनें थीं? कई लाइनें थी जो सीधे एनसीईआरटी बुक से उठाई हुई थी। और अगर नहीं भी हैं तो क्या है, उन पे थोड़ा सा रिसर्च किया। क्योंकि ये जो दो टाइप के क्वेश्चन हैं बहुत बड़े गेम चेंजर होते हैं। जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं 4 कि इनमें से सही या गलत ढूंढना है, किसी ना किसी साल में मैंने देखा है कि वो एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं। थोड़ा सा रिसर्च करना पता चलेगा। अब हम एक एक क्वेश्चन नहीं बता सकते बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जहाँ तक मैट्रिक्स मैचिंग की बात है, अपने आप में भाई वो तो कमाल ही चीज़ है। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपके वो सारे कॉन्सेप्ट निकलवा लेते हैं। ये दो जो टाइप होते हैं बहुत टफ होते हैं। और जब हमने बायोलॉजी का पेपर किया था अपने सिलेक्शन वाले ईयर में, सबसे पहले बायोलॉजी किया था एज़ यूजुअल। ये दो टाइप के क्वेश्चन सबसे लास्ट में किए थे जब बायो कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने अटैम्प्ट किए थे वो जो एनसीईआरटी की सीधी लाइन से हमें मिले थे। फिर हमने अटैम्प्ट वो किए थे जो हमें थोड़े जाने पहचाने क्वेश्चन लगे थे। क्योंकि ये ट्रेंड है भाई, 90 में से 75 तुम्हें एनसीईआरटी से मिल जाएंगे घुमा फिरा के, किसी ना किसी तरह जोड़ के। 15 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे कि तुम्हें हवा नहीं लगेगी। लाइक 19 में अभी इस बार आया है ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4। अब हम एमबीबीएस कर रहे हैं। मेरी फिजियोलॉजी से बुक से हमको देखना पड़ा, गार्डन एंड हॉल, इसमें से हमें देखना पड़ा इसका आंसर। तो ये दो चीज़ें हमने की थी। अपना अलग कॉपी बनाई थी इस चीज़ के लिए, सिर्फ इन दो टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ये जो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने वाला और मैट्रिक्स मैच करने वाला। और बाकायदा रिसर्च की थी हर एक स्टेटमेंट पर, पहले एनसीईआरटी से फिर बाकी रिसोर्सेज से। तो ये दो काम हमने बराबर किए थे। और जब रिवीजन करते थे तो मेरा एनसीईआरटी जो 12th वाली है उस पर ज़्यादा फोकस रहता था। क्योंकि उसमें याद करने वाला काम बहुत ज़्यादा है और उसमें भी जेनेटिक्स जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उस पर बहुत ख़ास फोकस रहता था मेरा। उसके फिगर्स जो हैं एनसीईआरटी में भी बहुत खूबसूरत फिगर्स हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेट से ढूंढो, इंटरनेट पे ज़्यादा इजी फिगर्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बहुत किया था। और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस वाला पार्ट, बायोटेक्नोलॉजी का और जो फूड टेक्नोलॉजी है इन सब का एप्लीकेशन वाला पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट। और इकोलॉजी एज़ यूजुअल, इसका तो वही नहीं है कि बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट है, पूरा ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़रूरी बात है कि इकोलॉजी वाला जो हिस्सा है
वो उसका बहुत बड़ा पार्ट तुमको केमिस्ट्री में भी मिलेगा, जो 11th की केमिस्ट्री है सेकंड पार्ट, उसमें भी मिलेगा। तो वो एक तरह से रिवीजन ही है। और अगर इकोलॉजी का कोई पार्ट में समझ में नहीं आता, जो टफ वाला हिस्सा है, उसको केमिस्ट्री वाली एनसीईआरटी से एक बार मैच कर लेना। काफ़ी कुछ दिया है उसमें और बहुत इजी लैंग्वेज में दिया है। ख़ास तौर पे वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत खूबसूरत दिया है। 12th वाले से मेरे कभी समझ में नहीं आया था, उससे समझ में आ गया था। तो ये 12th वाली एनसीईआरटी की बात हुई। 11th वाले में मेरा मेन फोकस सेल बायोलॉजी पे था और फिजियोलॉजी में भी था। तो जो डिजीज़ दी हुई हैं, जो लास्ट में हर फिजियोलॉजी के हर चैप्टर में लास्ट में कुछ बीमारियां दी हुई हैं, उनके ज़रिए उस पे जाते थे कि बीमारी ये हुई है, क्यों हुई है, फिजियोलॉजी में कोई दिक्कत हुई है, तो बीमारी ध्यान में रखते हुए थ्योरी पर जाते थे। और उसके बाद क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन वाला हिस्सा सीधे सीधे मुफ्त के नंबर हैं कुल मिलाकर, सीधे वो लाइन ही पूछ देते हैं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो जो मेन मेरा लास्ट ईयर जो मेरा था तैयारी का, जो मेन मेरा फोकस था वो इसी चीज़ पे था, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे था। और उनमें भी ये जो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैट्रिक्स मैचिंग मतलब कॉलम मैच करो और इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करो या करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करो, इन पे हमने बहुत रिसर्च किया था। हर एक वर्ड पे कोई नया टर्म मिल रहा है तो उस पर रिसर्च किया था, एनसीईआरटी से पढ़ा था, बाकी रिसोर्स जो होते हैं कोचिंग से मिलते हैं उनसे पढ़ा था। हर स्टेटमेंट को बारीकी से परखा था। अगर कोई स्टेटमेंट सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है, सब पे एकदम बाकायदा बारीक नज़र थी। उसकी अलग कॉपी मेंटेन की थी बाकायदा। और एक फ़ाइनल चीज़ जो हमने की थी जेनेटिक्स पढ़ने के लिए, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए, जो कि बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, क्योंकि सारे तो पढ़े हुए थे, काफ़ी बार पढ़ी हुई एनसीईआरटी मेरी, तो हम उन्हें जितने कम शब्दों में लिख सकते थे एक छोटे से पेज पे, उसमें लिखने की कोशिश करते थे। हर चैप्टर को जितने कम शब्दों में छोटा छोटा किसी छोटे पेज पे लिख सकते थे, लिखते थे। इसके बड़े फ़ायदे होते थे क्योंकि फिर पूरी पूरी बुक नहीं उठानी पड़ती थी रिवीजन करने के लिए एंड टाइम पे। तो छोटी सी पॉकेट डायरी बना रखी थी हमने, उसमें लिखते थे जितने कम शब्दों में किसी टॉपिक को लिख सकते हैं। जैसे कि अब चैप्टर उठाया तो इकोसिस्टम उठाया तो पूरा इकोसिस्टम ही नहीं उठा डाला एकदम, लाइक प्रोडक्टिविटी उठा लिया, डिकम्पोजिशन उठा लिया। डिकम्पोजिशन को जितने कम वर्ड्स में लिख सकते हो, प्रोडक्टिविटी को जितने कम शब्दों में लिख सकते हो, तो रिवीजन करने में बड़ी सहूलियत हुई थी। इवन जो सेंटर है वहाँ भी ले के जा सकते थे, बाहर रख दिया। तो ये कुछ सलाहें थी, अब फॉलो करके देखना, मेरे तो बड़ी काम आई। और ये टाइम यार मेन फोकस प्रीवियस पेपर्स पे करना है। वो कहीं के भी क्वेश्चन मत उठा के लगाने लगना कि ये पीएमटी वो पीएमटी, ट्रेंड को फॉलो करो और कोचिंग के नोट्स जो हैं वो पढ़ते रहो। कम समय कोचिंग के नोट्स पे, मैक्सिमम टाइम एनसीईआरटी पे, क्योंकि 75 क्वेश्चंस का मतलब 300 नंबर होता है। 360 में 300 कम नहीं होते भाई। एंड फ़िलहाल यही हमने किया था, जो मेन जो जिन चीज़ों पे फोकस किया है। कोशिश करना, काम मुश्किल है, सुनने में आसान लगता है, काम करने में मुश्किल है। एक चैप्टर के करेक्ट इनकरेक्ट और कॉलम मैचिंग वाला ही उठा लोगे तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा, 3-3 घंटे में लग जाते थे। हेक्टिक वर्क था, पर अब जो चाहिए उसके लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। सो दैट वाज ऑल, फिर मिलते हैं।